मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, यानी कि हम जब इस मार्केट में कुछ भी सीखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ हमें 3 चीज़ों को ही सीखना है, जिसमें से पहली चीज़ ये होगी कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी तो ऊपर क्यों जाएगी, इसके पीछे इसका रीजन क्या होगा। अब इन 3 चीज़ों को ही हमें सीखना है। हमारा टॉपिक चाहे जो भी हो, हमारा मेन फोकस इन्हीं 3 चीज़ों पर ही रहेगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। मेरा नाम आनंद है और हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएमसी, आईसीटी और डिमांड सप्लाई को कंबाइन करके किसी भी चार्ट को किसी भी कंडीशन में कैसे रीड कर सकते हैं या उस चार्ट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का आगे आने वाला मोमेंट या फिर उसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो सकता है, ताकि हम उस डायरेक्शन के साथ ट्रेड करें और मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ पाएँ। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, जो भी मेंबर अभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के साथ आपकी वो तलाश भी पूरी हो जाए जिसको आप बहुत लंबे समय से दूसरे के यूट्यूब चैनल पे खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में, कि मल्टीपल टाइम फ्रेम इस मार्केट में कैसे काम करता है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम सीखने जब जाएँ तो मल्टीपल टाइम फ्रेम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीपल टाइम फ्रेम इस मार्केट में क्या वैल्यू रखता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एक ऐसा टूल है इस मार्केट के लिए जिसमें अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं, जैसे अगर हमने ये सोचा कि अब मुझे ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहला जो अपना काम होता है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम को सीखना होता है, क्योंकि बिना मल्टीपल टाइम फ्रेम को सीखे हम इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम को नहीं समझ रहे हैं तो कुछ भी सीख लें, सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, कुछ भी चीज़ें मार्केट में वर्क नहीं करनी है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम शेयर मार्केट में काम करने उतरे हैं तो। ठीक है, चलिए अब जैसा कि बहुत लंबे समय के बाद हमारी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आई है, तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू से लेके अभी तक एक प्लान किया हुआ है कि हम अपनी पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल तरीके से रखेंगे, ताकि अगर हम इस मार्केट में ट्रेड करने उतरे हैं तो हम खुद भी उलझन ना ऐसा बना ले कि हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, जो चीज़ सीखनी है वो काम कैसे करनी है। तो इन सब सारी चीज़ों के पीछे हमारा समय ना बर्बाद हो, इसलिए हमें जो भी चीज़ें सीखनी है अपनी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से रखना है। तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि हमारी पहली वीडियो से लेके हमारी आखिरी वीडियो, यानी जब तक कि ये यूट्यूब चैनल रहेगा, हम इस मार्केट में सिर्फ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे, जिसमें पहली चीज़ ये होगी कि अगर मार्केट यहाँ पे बंद है, हम मान के चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे बंद है तो पहली चीज़ ये होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, यानी कि हम जब इस मार्केट में कुछ भी सीखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ हमें 3 चीज़ों को ही सीखना है, जिसमें से पहली चीज़ ये होगी कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी तो ऊपर क्यों जाएगी, इसके पीछे इसका रीज़न क्या होगा। अब इन 3 चीज़ों को ही हमें सीखना है। हमारा टॉपिक चाहे जो भी हो, हमारा मेन फोकस इन्हीं 3 चीज़ों पे ही रहेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि लगभग आधे घंटे 25 मिनट की वीडियो बन जाती है तो मैक्सिमम लोग थोड़ी सी वीडियो देख के गायब हो जाते हैं। तो मेरा फोकस होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। हाँ, डिटेलिंग अब आज की इस वीडियो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब ये कि अगर आप इतने लंबे समय तक अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी वीडियो आए और उससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो आज से मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसके पीछे डिटेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, ये हुई हमारी वो चीज़ जिसको हमें सीखना है हमारी इस वीडियो में। अब हम आते हैं अपने चार्ट पे, यानी कि हम आपको जो भी चीज़ें सिखाएंगे वो फॉरेक्स मार्केट पे ही सिखाएंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट पे बताना एक सेबी के रेगुलेशन के, मतलब एक होता है ना वायलेंट क्रिएट करना, हो गया कि हम इंडियन मार्केट को आपको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं बता सकते हैं 3 महीने आगे की चार्ट को और 3 महीना पीछे की चार्ट को कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। इसलिए मैं डेली का कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं डालता हूँ अपने चैनल पे कि मार्केट अगले दिन क्या कर सकती है। आप बस इतना समझिए कि इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर आपका क्रिप्टो मार्केट हो, ठीक है, आपका इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर बाइनरी मार्केट हो, अगर ये 4 स्टॉक मार्केट हैं तो काम सभी मार्केट एक तरीके से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अलग तरीके से काम करेगा, इंडियन मार्केट अलग तरीके से काम करेगा, फॉरेक्स मार्केट अलग तरीके से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है।
मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे काम करता है, पीओआई के पीछे काम करता है और अपने मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंडर में काम करता है। तो आप अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम को समझ गए, पीओआई को समझ गए, लिक्विडिटी को समझ गए, तो ये सब सारी चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करना काफ़ी भी आसान हो जाएगा। अब मैं फॉरेक्स में पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों मैं एनालिसिस करता हूँ। अब इंडियन मार्केट के पीछे अगर आपको सीखना भी है तो मैं लास्ट में इस पे बात करूंगा कि इंडियन मार्केट को किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। फिलहाल मैं इंडियन मार्केट को नहीं बता सकता, यानी जो भी वीडियो बनेगी हमारी फॉरेक्स मार्केट पे ही बनेगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम कहीं भी अपने शेयर मार्केट को सीखते आए हैं, यानी मैंने अभी बोला कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी तलाश पूरी हो सकती है इस वीडियो के साथ। तो क्या क्या अलग है हमारी इस वीडियो में जो कि बाकी वीडियो से हमको अलग बनाता है। तो हम देखिए, हम आपको वो चीज़ें नहीं बताते हैं जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं सीख चुके होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मार्केट में एक सप्लाई जोन बनी है, अब इस डिमांड के वजह से मार्केट ऊपर जाएगी, इस डिमांड की वजह से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, फिर मैं ये बोल दूं कि देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन टैप हो रही है या ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है, तो मार्केट इसको टैप करने के बाद नीचे गिरेगी और अपने लिक्विडिटी को डंक करेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मार्केट अपने इस पीओवाई को टैप करने के बाद अपने इस लो के लिक्विडिटी को डन करेगी और मैं फिर उसके बाद आपको बार रिप्ले करके दिखा दूं, और अगर मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिखे और ये टारगेट डन होता हुआ दिखे तो इसमें कुछ भी नया नहीं है या इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं छुपा है। ये एक ट्रैप है आपके लिए, क्योंकि जिस चार्ट को मैंने ऑलरेडी पहले से ही देख लिया है, मैं आपको उस पर सिखा क्या सकता हूँ और आप उस पर सीख क्या सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के पीछे, किसी भी चीज़ को समझने के पीछे हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए और उस लॉजिक को हम कहीं भी सेट करें वो लॉजिक एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो बोला कि लॉजिक सीखना चाहिए और लॉजिक को कहीं भी फिट करूं वो परफेक्ट बैठना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मैं किसी भी चार्ट को पहले से सेलेक्ट करके नहीं आता हूं, यानी कि मैंने यहाँ से एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट लगाया, ठीक है, और यहाँ से मैं दो चार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से किसी एक चार्ट को उठा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रहे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ये चार्ट पहले से ही सेलेक्ट करके आया था। अगर ऐसा सोचते भी है तो ये आपकी गलती है। अगर ऐसा लगता है तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि मैं इस चार्ट को पहले से नहीं देखा हूँ। अब हम आते हैं इन जगहों पे। ठीक, अब मैंने जैसा बोला कि वो चार्ट भी मेरे लिए रैंडम था, ये चार्ट भी रैंडम है। अगर आप चाहें तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हमें कभी भी मार्केट में केवल कंडीशन पे काम करना होता है, ना कि मार्केट के उलझन में रहना होता है कि मार्केट में अभी क्या क्या चीज़ें घटी हैं। अब जब हम चार्ट को प्रिडिक्ट करने जाते हैं तो इन उलझन को हमें ब्रेक करना होता है, यानी जो भी हमारे साथ समस्या होती है वो समस्या क्या होती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें चार्ट को कैसे रीड करना है। हमें सारी चीज़ें आती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, इंडिकेटर आता है, एसएमसी आती है, आईसीटी आती है, डिमांड सप्लाई आती है, बस चार्ट को सेट करना नहीं आता है कि मार्केट में हम चार्ट को कैसे सेट करेंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैनल पे पूरा डिटेल से बताते हैं और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे ताकि इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिले। अब मैंने बोला कि आज की इस वीडियो में डिटेलिंग ज़्यादा होगी तो थोड़ा देगा बोर मत होना भाई, लंबे समय तक हो सकता है ये लंबी वीडियो बने, लंबे समय तक क्या, लंबी वीडियो बने। ठीक है, अभी अगर हम ध्यान से देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी पुल ग्रैब हो रहा है यहाँ पे। अगर हम चार्ट को रीड करने जाएं तो हमें ये दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी पुल ग्रैब हो रहा है। अब लिक्विडिटी पुल क्या होती है, जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई एक स्विंग पॉइंट, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई भी एक स्विंग पॉइंट बना है और मार्केट उसको ग्रैब कर रही है, जैसे ये हमारा स्विंग पॉइंट हो गया और मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई और ऊपर जाने के बाद ये जो स्विंग का पॉइंट है अगर इसको ग्रैब कर रही है, अगर इसको ग्रैब करिए, ग्रैब करने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गई जरूर लेकिन वापस आके नीचे की तरफ क्लोज कर गई, तो इसको बोलते हैं ग्रैब। अगर मार्केट अपने लिक्विडिटी पुल को ग्रैब करती है तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट को हमें डाउन साइड देखना है। ठीक है, इसका हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट को हमें डाउन साइड देखना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे आई है, फिर ऊपर गई थी और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आई थी और ये जो लो पॉइंट था जहाँ से ये ऊपर की तरफ गई थी, मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रही है।
तो अब ऐसे में हमारे लिए ये एक स्विंग का हाई पॉइंट हुआ, क्योंकि मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रही है। जैसे ये लो को अपने ब्रेक किया था ना, ये पॉइंट अपने लो को ब्रेक कर रहा है। अब डिपेंड नहीं करता, मतलब कि ये जरूरी नहीं कि लो इतना छोटा हो या फिर इतना बड़ा हो। लो ब्रेक मतलब कहीं से भी ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा भी अगर 5 पॉइंट का भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो उसको ब्रेक माना जाएगा। अब लिक्विडिटी पुल का हमारा जो टॉप पॉइंट है वो ये है, और हम डेली टाइम फ्रेम पे ये देख पा रहे हैं कि मार्केट अपने लिक्विडिटी पुल को ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। अब ऐसे में डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, जब हम चार्ट को रीड करने जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि चार्ट को रीड करने के टाइम पे हम अपने आप को बिल्कुल भी न्यूट्रल रखते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, जब मार्केट अपनी कंडीशन को चेंज करता है, जब मार्केट अपने कंडीशन को कंटिन्यू करता है तो हम उसको समझ पाते हैं। और जब हम पहले से ही मन बना ले कि नहीं हमें नीचे ही देखना है, ऊपर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम कसम खा लिए हैं कि नहीं हमको ऊपर देखना क्यों है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने के बाद हमको रिजल्ट निगेटिव में ही मिलेगा, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो आपको न्यूट्रल रहना है इस मार्केट में, और खास करके जब आप चार्ट को रीड करने जाते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि जब आप चार्ट को रीड करने जाएंगे तो पहली पॉइंट ये है कि चार्ट को रीड करने के टाइम पे 3 चीज़ों को फॉलो करना है। पहली चीज़ क्या रहेगी कि मार्केट जहाँ बंद है वो क्या करके बंद है। अब मार्केट जहाँ बंद है वो लिक्विडिटी पुल ग्रैब करके बंद है। इससे क्या पता चला कि मार्केट में कोई सेलिंग एरिया होगा तो यहीं पे होगा जिससे मार्केट नीचे गिर सकती है। इसके बाद कहीं भी ऐसा पॉइंट है नहीं जो मार्केट को नीचे गिरा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। मार्केट क्या करके बंद हुई है, मार्केट अपने लिक्विडिटी पुल को ग्रैब करके बंद हुई है। अब जब डेली टाइम फ्रेम में ये ग्रैब कर रही होगी, जब डेली टाइम फ्रेम में ये ग्रैब कर रही होगी तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ सप्लाई बनी होगी। अब जब सप्लाई बनी होगी तो वो सेलिंग एरिया यहीं आसपास होगी, क्योंकि ये भी रिजेक्शन खा रहा है तो मार्केट को अगर गिरना है तो यही वो जगह होगा जहां से अंदर से गिर सकता है ये। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी है मार्केट के बारे में सोचने का। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे पहला पॉइंट ये था कि मार्केट जहां बंद है वो क्या करके बंद है, दूसरा पॉइंट जो करके बंद है उसके बेस पे क्या कर सकती है, और जो कर सकती है वो किस तरीके से कर सकती है। ये 3 बातों का ध्यान रखना है। चार्ट बिल्कुल आईने की तरह आपको साफ दिखेगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ और लिक्विडिटी पुल ये ग्रैब हुआ है, इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली क्या बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि मार्केट को हमें डाउन साइड देखना है। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम को प्रेडिक्ट करना है कि अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम को अगर हम वॉच करते हैं तो 4 आवर में यहाँ लिक्विडिटी पुल ग्रैब हो चुकी थी। लिक्विडिटी पुल ग्रैब होने के बाद यहाँ एक सप्लाई जोन बनी थी, ये ठीक है, यहाँ एक सप्लाई जोन बनी थी और मार्केट अपने सप्लाई जोन को यहाँ पे टैप कर रहा है। ये जो कैंडल बनी है ये अपने सप्लाई जोन को टैप करने के बाद भी अपने लो को तोड़ नहीं पा रही है। और मैंने एक रील वगैरह जो भी है मेरी पहले की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इसके बारे में मैंने डिटेलिंग की है। ये लाइव मार्केट में कैसे रीड किया मैंने चार्ट को सेम कंडीशन पे, ये आपको वहाँ पे देखना है। अब इसको मैं फिर से एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमारा कंडीशन क्या था कि मार्केट अपने लिक्विडिटी पुल को ग्रैब करके बंद है, मतलब कि ये स्विंग पॉइंट है और मार्केट अपने स्विंग को ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज है। अब ऐसे में डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि मार्केट हमारी डाउन साइड है। ठीक है, मार्केट हमारी डाउन साइड है। अब डेली टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि मार्केट नीचे है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ये देख पा रहे हैं कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनी है, ये एक सप्लाई जोन बनी है। ठीक है, सप्लाई जोन बनने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो सप्लाई जोन थी, मतलब सप्लाई जोन ये बनी है, ये नहीं है, ये सप्लाई जोन बनी है जिसको मैंने मार्क किया है और मैं इसको रेड कलर से जोन मार्क कर दे रहा हूँ। अब हमारे लिए सप्लाई जोन ये है, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अपने सप्लाई जोन को टैप किया। तो अब सप्लाई जोन अगर टैप हो रही है तो हमारी सोच क्या बनेगी कि मार्केट नीचे जाएगा। अब जब सप्लाई जोन टैप हो चुका है तो सप्लाई जोन के लिए ये एक लिक्विडिटी बनती है। मतलब अगर कोई भी सेलिंग पीओवाई टैप हो तो सेलिंग पीओवाई टैप होने के बाद ये पॉइंट एक लिक्विडिटी बनता है। अब जब हम ये देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए और अपने लो को ही ना तोड़ पाए, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई और अपने लो को ही नहीं तोड़ पा रही है, तो हमें क्या पता चला कि इस सप्लाई जोन में उतनी पावर नहीं है और जो टारगेट था मार्केट का वो ऑलरेडी डन हो चुका है। अब अगर सप्लाई जोन में पावर होता तो क्या ये लो टूटता नहीं? अगर सप्लाई जोन में पावर होती तो ये लो पॉइंट टूटता, जैसे ये टूटा है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ना अपने ट्रेंड को। अगर लोअर लो बनता जा रहा है, एक लो ये बना,
फिर हम ये मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो ये बनाया, तो ये नया लो जो बनाया है हम दूसरी बार यहाँ की सप्लाई को कब अटेम्प्ट करेंगे? जब ये लो टूटेगा तभी तो। यहाँ पे जो सप्लाई जो टैप हुई थी, ये जो मार्केट नीचे गिरा, ये भी तो यहाँ की सप्लाई से गिरा था। तो जब ये लो टूटेगा तभी तो हम मानेंगे कि हमें अब इस सप्लाई को अटेम्प्ट करना है। अगर मार्केट अपने इसी लो को न तोड़ पाए तो हम इस सप्लाई को क्यों अटेम्प्ट करें? क्योंकि अगर इसमें पावर होती तो ये भी तो टूटता। तो इस सप्लाई जोन को टैप करने के बाद मार्केट अपने अगर इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, तो ऐसे में ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। अगर मार्केट में पावर होता तो ये लो भी टूटता। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वही सेम चीज़ हुई है। पहली चीज़ कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ये बता रही है कि हमें डाउन साइड देखना है, ठीक है, हमें डाउन साइड देखना है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर डाउन साइड देखना है तो मार्केट अपने लो के नीचे आई जरूर, लो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये सप्लाई जोन अगर बनी है, मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट ऊपर गया कहाँ से है? यहीं से तो गया है। और फिर वापस जब नीचे आई है तो ये लो पॉइंट टूटा नहीं है। तो पहला पॉइंट कि सेलिंग में वीकनेस तो है, ठीक है, डेली में भले ही लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है लेकिन सेलिंग में वीकनेस तो है। अब दूसरा पॉइंट कि जब वीकनेस आया तो यहाँ पे मार्केट एक तो लो नहीं तोड़ पाया, ऊपर से 3 कैंडल रिवर्सल ऊपर की तरफ क्रिएट किया। मतलब एक तो सप्लाई टैप होने के बाद लो नहीं ब्रेक हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि मार्केट अपने सप्लाई को टैप करने के बाद भी रिवर्सल ऊपर का बना रहा है। तो ऐसे में ये हुआ कि हमारा डेली टाइम फ्रेम भले ही नीचे है लेकिन 4 आवर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम डाउन साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट को 4 आवर सपोर्ट करना होता तो ये मार्केट यहीं से नीचे जा चुकी होती और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब कोई पीओआई नहीं है, क्योंकि यही एक सप्लाई थी जिसके जरिए मार्केट नीचे जा सकता था। यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है। इस हिसाब से अब अगर हम मार्केट को देखते हैं तो हमारा 4 आवर के हिसाब से लिक्विडिटी क्या बनता है ये, यानी कि 4 आवर क्या बता रहा है कि मार्केट को हमें ऊपर की तरफ देखना है। अब देखिए, मैं बोल भले ही जल्दी जल्दी रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा। मैं बोल भले ही जल्दी जल्दी रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ के निकल रहे धीरे से। ये वो चीज़ है जिसको पाने के लिए मेरे लगभग 8 साल निकल गए, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसको पाने के लिए मेरे 8 साल निकल गए। और सिर्फ 8 साल नहीं, मेरे जीवन से बहुत लोग निकल गए इस चीज़ को पाने के लिए। तो जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सीरियस होके उसको समझना, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे हमें सीरियस होना पड़ता है जो मेरी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो भले ही मेरी स्पीड ज़्यादा है लेकिन आप उसको आराम से समझिएगा, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम हमको ये बता रहा है कि मार्केट नीचे है और 4 आवर हमको ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर है। एक तो लिक्विडिटी ये बनी, एक लिक्विडिटी ये बनी। दूसरा, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो हमारे लिए सेकंड लिक्विडिटी ये बनेगी, क्योंकि इस सप्लाई जोन के जरिए मार्केट को नीचे आना था जो कि नीचे आ चुकी है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो इस लिक्विडिटी को भी डंक करने जा सकता है। इस सप्लाई की अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं, इस सप्लाई की अब हमें कोई ज़रूरत है नहीं। इन सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ। अब एक ये लिक्विडिटी मार्क कर लें। चलिए, अब डेली टाइम फ्रेम हमारा किधर था? डाउन। 4 आवर हमारा किधर है? अप साइड। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम को अगर हम देख रहे हैं तो एक बार पीछे देख लें, कुछ है तो नहीं। यहाँ पे एक सप्लाई जोन तो है, ये एक सप्लाई जोन तो है। अपने इस लिक्विडिटी को जाने से पहले यही मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगी। अब एक बार ये चेक करना है कि ये टैप है या अनटैप है। इधर आप लो पॉइंट पे देखिएगा, ठीक है, पहले लो पे देखिएगा फिर हाई पे देखिएगा। मैं इस लो पे रख रहा हूँ ताकि मैं भी देख पाऊँ और आप भी देख पाएँ। मैं जो भी चीज़ें यहाँ करूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिडन तरीके से होगा। तो दोनों चीज़ों को हम साथ में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप हमको भी अच्छे से समझ पाएँ। अगर मैं इस कैंडल पे रख रहा हूँ तो इसका लो पॉइंट आ रहा है 1.37204, ठीक है, जो भी आगे चीज़ें 37204, हाई 37204, ये लगभग सेम है, मिटिगेट है। यानी कि हमको यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जिससे हमें डरने की ज़रूरत है। हमें ये लिक्विडिटी तो रखना ही है, साथ साथ में ये भी एक लिक्विडिटी पुल आ रहा है, तो हमारे लिए एक टारगेट ये भी बनता है।
ये पॉइंट, ठीक है। हम इस टारगेट को बाद में लेंगे क्योंकि ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है। अब हम आते हैं इधर, ये मार्केट इधर क्या कंडीशन अपने लिए बना रहा है। अब अगर हम इधर ध्यान से देखें तो हमारे लिए टारगेट हमारा ये पॉइंट था, और मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये जो पॉइंट है ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकती, यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलती, यानी ये जो ऊपर जा रही है ये पॉइंट ऊपर जाने से रोकता, क्योंकि ये इस लेग में आखिरी सप्लाई और लिक्विडिटी पुल ग्रैब होकर मार्केट नीचे की तरफ आया था। अब इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ आया, अपने आखिरी पीओआई को अभी टैप कर रहा है। आखिरी पीओआई टैप होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया था, ये लो पॉइंट अभी ब्रेक नहीं हुआ था, तो ऐसे में क्या हुआ, इसकी पावर अब यहाँ पे है और ये इसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो इस लेवल की पावर इस जगह पे आएगी, ठीक है। इसको तोड़ा गया है एक पुल बैक के द्वारा। हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके नीचे ये रेड कैंडल आई है ये, और इसको तोड़ा गया है एक पुल बैक से। इस पॉइंट को एक पुल बैक से तोड़ा गया है। मतलब एक चीज़ तो साफ हो रही है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये जो डिमांड जोन है मार्केट यहीं से निकलेगी। हम इसको रेड वाले को पूरा ले रहे हैं, ठीक है, हम रेड वाले को पूरा ले रहे हैं क्योंकि ये इस लेग का लास्ट पॉइंट होगा। अगर ये ग्रैब होगा, अगर यहाँ पे एसएल कटता भी है तो हो सकता है तो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार एंट्री लूँ। फिलहाल मेरे लिए एक ये व्यू बन गया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकलेगी, मतलब इस जोन से ऊपर की तरफ जा सकती है। इन द केस मैं इसको रिप्ले करने जा रहा हूँ, अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है, यानी ये ग्रैब हो रहा है, टूटेगा नहीं, अगर ये ग्रैब होगा तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री लेंगे, और अगर ये टूटेगा तो जो मेरी पोजीशन है मैं उसको वापस से चेंज करूँगा और फिर डाउन साइड के लिए हम यहाँ तक के लिए अपने ट्रेड को लेके आएंगे, क्योंकि इस लेग में अब यही एक डिमांड जोन है जो कि हमें ऊपर मार्केट को कर सकता है, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। एक बार मैं इसको फिर से डिटेल में समझा दूं ताकि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए ये एक सप्लाई जोन है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी यहाँ एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन टैप हो रही है, अगर ये सप्लाई जोन टैप हो रही है और मार्केट नीचे की तरफ वापस से रिवर्स हो रहा है, तो जो ये सप्लाई है इस सप्लाई की पूरी पावर लगभग यहाँ पे शिफ्ट होगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब ये नीचे की तरफ गिरा, जब ये नीचे की तरफ गिरा तो इसको गिराने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो इस सप्लाई जोन का था, ठीक है। और जब भी मार्केट अपने सप्लाई से नीचे की तरफ गिरेगी तो ये जो लेवल है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूट रहा है तो ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे जो डिमांड जोन आता है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा, क्योंकि अगर इसमें पावर नहीं होता तो ये लेवल टूटता नहीं। और वही सेम केस यहाँ पे भी हुआ है। ये सप्लाई टैप होने के बाद मार्केट नीचे आई है और फिर जब ऊपर जा रही थी तो ये इसको तोड़ नहीं पाया था, तो ऐसे केस में क्या हुआ, इस लेवल की जो पूरी पावर थी वहां पे शिफ्ट हुई और इसको तोड़ने वाला जो हाथ है वो यहाँ पे है। मतलब ये तो क्लियर है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही एक वो जगह है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। और हमारे पास अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट ये पीछे एक लिक्विडिटी है जो पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ तक के लिए ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अब मैं इसको एक बार अपसाइड के लिए प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगभग 1:2.3 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक और डिमांड जोन बन गया, डायरेक्शन अभी अपना ऊपर ही है। सिंपल, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हमें कंटिन्यू आगे भी और देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आगे बहुत ही लंबे समय तक अब आपके साथ रहने वाला हूँ। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो भी आया है। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेस पे मेरा जो वीडियो है वो आता रहे, मतलब हफ्ते में 2-3 वीडियो आता रहे और आपको भी कुछ इससे सीखने को मिले। अब मैंने शुरू में बताया था कि इंडियन मार्केट में काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो केवल स्पॉट से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमको स्पॉट का ये चार्ट दिख रहा है हम केवल अगर इसको देखते हैं तो हम इसको देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो केवल हम ऑप्शन के चार्ट को देख के ही इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मतलब कि हमें ये चार्ट तो देखना ही है, साथ ही साथ हमको ऑप्शन का भी चार्ट देखना है। अब ऑप्शन के चार्ट को देखने के टाइम पे हमारे सामने चैलेंज ये आता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने, क्योंकि आप जब भी एक्सपायरी होगी इस वीडियो के बाद आप नोटिस कीजिएगा, जब भी एक्सपायरी होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा,
जाएगा मार्केट ऊपर ही, मतलब कि जरूरी नहीं कि ऊपर जाए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मार्केट जाएगा भले ही ऊपर, लेकिन एक प्रीमियम आपको 0 होता हुआ दिखेगा और एक प्रीमियम आपको 5x होता हुआ दिखेगा। मतलब एक प्रीमियम आपको 50 रुपये से 250 होता हुआ दिखेगा और एक प्रीमियम आपको 50 रुपये से 0 होता हुआ दिखेगा, भले ही मार्केट ऊपर ही क्यों ना जाए। ठीक है, तो आखिर हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें ताकि हमें ये पता चले कि हमारा ये प्रीमियम ही रन करने वाला है। उन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती हैं। हम अपनी ऑफलाइन क्लास में ही पूरे लाइव मार्केट में ही सारी चीज़ों को हम लोग अपनी बताते हैं कि आप कैसे इस मार्केट में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बंद मार्केट में, लाइव मार्केट में पूरा बताते हैं कि कैसे इस मार्केट में हमें काम करना है। और अगर आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हमारी रात में गूगल मीट पे हमारी क्लासेस चलती हैं। बाकी तब तक के लिए आगे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लर्निंग कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, बाय बाय।